हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन सा है? तत्सम, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, ये किस आधार पे हुए हैं? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन? पहला नंबर तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। ये व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो आइए सबसे पहले हम तत्सम को देखते हैं कि तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम, तत्सम, तत्सम का अर्थ यदि हम उसका संधि विच्छेद करें तो तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। समान किस में होता है? सम का अर्थ होता है समान, अर्थात जो उसके समान हो। ऐसे शब्द जो उसके समान हो। किसके समान? संस्कृत। यहां उसके अर्थात संस्कृत। जो शब्द संस्कृत के समान हो वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। तत्सम शब्द एकदम शुद्ध होता है। तत्सम शब्द शुद्ध होता है और तत्सम संस्कृत से सेम टू सेम वर्ड जो हिंदी में आ जाते हैं, रखे जाते हैं, उसको तत्सम कहा जाता है। तो तत् का अर्थ हो तत्सम। तत्सम का यदि हमने संधि विच्छेद किया तो तत् का अर्थ होता है उसके अर्थात संस्कृत, उसके अर्थात संस्कृत से मेरा मतलब है, और सम अर्थात समान। ठीक है, तो उसके समान अर्थात संस्कृत के समान, अर्थात जो शब्द सीधे संस्कृत से उठाकर आ गए हैं, हिंदी में प्रवेश कर गए, सीधे संस्कृत से हिंदी में प्रवेश कर गए हैं, एकदम सेम उसी तरह जैसा संस्कृत में है, तो वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। तत्सम का अर्थ होता है शुद्ध। जो शब्द एकदम शुद्ध हो उसको तत्सम कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि संस्कृत से कौन कौन से शब्द आ गए हैं जो हिंदी में है और उसको किस शब्द को शुद्ध बोला जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आम। आम, ये हिंदी में हम लोग आम बोलते हैं, किंतु इसका तत्सम रूप यदि हम संस्कृत में देखें तो आम्र होगा। उसी प्रकार हम कोयल को देखते हैं। कोयल तत्सम रूप है, ये तद्भव रूप है, और इसका तत्सम अर्थात शुद्ध रूप है संस्कृत में कोकिल। कोकिल होगा। ठीक है, तत्सम अर्थात जो शब्द सीधे संस्कृत से आए हुए हैं वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं, क्षीर। क्षीर ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव अर्थात अशुद्ध रूप होगा खीर। समझ में आया आप लोगों को?
आम तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप है वो है आम्र। उसी प्रकार कोयल तद्भव रूप है, तत्सम अर्थात शुद्ध रूप है कोकिल। क्षीर तत्सम रूप है, खीर का जो हम लोग खीर खाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं तद्भव रूप में बोलते हैं खीर, किंतु वो संस्कृत में जो तत्सम रूप होता है, जो शुद्ध रूप होता है, वो है क्षीर। उसी प्रकार और भी शब्द है, जैसे हम देखते हैं गोबर को संस्कृत तत्सम रूप क्या बोलेंगे? गोमय। गोमय है ये गोबर का जो है तत्सम रूप है ये, ठीक है। और एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, जैसे घोड़ा है तो घोड़ा को हम घोटक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घोटक, घोड़ा। तो ये सभी शब्द संस्कृत से सीधे उठाकर हिंदी में रख दिए गए हैं जो तत्सम कहलाते हैं। तो गोबर जो हिंदी का तद्भव रूप है उसको संस्कृत में गोमय बोला जाता है जो तत्सम रूप है। उसी प्रकार घोड़ा हिंदी में बोला जाता है लेकिन वो इसका संस्कृत शुद्ध रूप है घोटक। खीर तद्भव रूप है लेकिन हिंदी में उसको संस्कृत में बोला जाता है तत्सम रूप क्षीर। कोयल तद्भव रूप है, संस्कृत में बोला जाता है कोकिल। और आम्र आम। क्लियर आपको? तो तत्सम का अर्थ होता है तत्सम अर्थात उसके, अर्थात संस्कृत। सम का अर्थ होता है समान, उसके समान अर्थात उसके जैसा होता है, उसे क्या बोलते हैं? तत्सम। उसके जैसा अर्थात संस्कृत के जैसा। और मैंने आम को बताया आपको एग्जाम्पल के रूप में। सीधे से सिंपल से ये बात है कि जो शब्द सीधे संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं उसमें कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है। जो शब्द सीधे संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम तत्सम रूप कहते हैं। तत्सम का अर्थ होता है शुद्ध रूप। जो शब्द एकदम शुद्ध हो उसे हम तत्सम रूप कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं तद्भव किसे कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव 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 तद, इसका भी विच्छेद करते हैं तो हम देखते हैं तद प्लस भव। तद अर्थात उससे, भव अर्थात उत्पन्न, जो उससे उत्पन्न हो। ठीक है? तत् अर्थात, तत् अर्थात उससे, तत् अर्थात उससे, भव अर्थात उत्पन्न, जो उससे उत्पन्न हो। किससे? जो उससे उत्पन्न हो उसे हम तद्भव बोलते हैं। उससे का अर्थ किससे है? संस्कृत से। मैंने तत्सम बढ़ाया था, तत्सम। तत् अर्थात उससे, उससे किस भाषा में, मतलब क्या सेंस है मेरा कहने का? उससे अर्थात संस्कृत के समान जो हो वो तत्सम होता है। तद्भव, तत् प्लस भव। तत् अर्थात उससे, उससे किससे? संस्कृत से। भव अर्थात उत्पन्न, भव अर्थात पैदा होना, उत्पन्न होना। जो उससे उत्पन्न हुआ हो, संस्कृत से उत्पन्न हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तद्भव। क्लियर? तो हम इसका भी उदाहरण देखते हैं कि तद्भव का कौन कौन सा उदाहरण है। तो तद्भव मैंने भी बताया आपको, उसी समय बताया कि जैसे हम घोड़ा को, घोड़ा, घोटक जो है संस्कृत का तत्सम रूप है। घोटक, ये घोटक संस्कृत का तत्सम रूप है। एक सेकंड में आपको ढेर सारे तत्सम लिख के बता देते हैं। जैसे एक साइड हम लिखते हैं तत्सम,
और एक साइड लिखते हैं हम तद्भव। तत्सम का अर्थ होता है शुद्ध और तद्भव का अर्थ होता है अशुद्ध। शुद्ध रूप है घोटक, अशुद्ध रूप है घोड़ा। आम हो गया इसका आम्र, और ये आम। कोकिल तत्सम रूप है, कोयल तद्भव रूप है, मोर को हम मयूर बोलेंगे, मयूर, और ये हो गया मोर। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैंने क्या एक बताया था, क्षीर। ये है क्षीर और इसका हिंदी रूप है खीर। तो आप लोगों ने देखा तत्सम, तत्सम का अर्थ होता है शुद्ध, तद्भव का अर्थ होता है अशुद्ध। जो शब्द तत्सम जो उसके समान है, किसके समान, संस्कृत के समान है, वे सभी शुद्ध रूप क्या कहलाते हैं, तत्सम। तद्भव, तत् प्लस भव, तत् अर्थात उससे, भव अर्थात उत्पन्न हुआ हो, किससे, संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ हो उसे क्या बोलेंगे हम, अशुद्ध रूप बोलेंगे, तद्भव रूप बोलेंगे। तो हिंदी में सारे तद्भव रूप ही प्रयुक्त होते हैं, कहीं कहीं तत्सम रूप का प्रयुक्त होता है। तो एग्जाम में पहचानने के लिए आ जाता है कि कौन सा रूप तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो जो भी संस्कृत का रूप होगा वो थोड़ा अलग दिख ही जाएगा। तो जो भी संस्कृत का रूप होगा उसको आप सीधे तत्सम रूप शुद्ध मान लीजिएगा, और जो तद्भव रूप होगा, जो एकदम सीधा सीधा आता है, हिंदी वाले जो भी शब्द होंगे वो तद्भव रूप होगा। तो आप इसी से तुरंत पहचान जाइएगा कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव रूप है। तो तत्सम तद्भव हो गया। अब आते हैं हम लोग देखते हैं देशज और विदेशज शब्द को। देशज और विदेशज, देशज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, देशज किसे कहते हैं, और जो हमारे देश से ही रहता है, जो मतलब देसी भाषा में होता है कि ये ग्रामीण शब्द है, हमारे देश का ही ये शब्द है। विदेशी अर्थात किसी विदेशों से, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, ये सभी विदेशी भाषाएं हैं। फ्रांस से जो भाषाएं आती है फ्रांसीसी होती है, जो इंग्लैंड से आती है अंग्रेजी, और जो भी कहीं से आती है पुर्तगाली होती है, पुर्तगाली भाषाएं। तो ये सभी विदेशी की श्रेणी में आएंगे। लेकिन हम अभी देशज पे बात कर रहे हैं कि देशज कौन कौन से होते हैं। इनका पता नहीं चलता कि ये कहां से आए हैं। देशज शब्दों का पता बिल्कुल भी नहीं चलता कि ये कहां से आए हैं। इनका व्युत्पत्ति का कहीं कुछ पता नहीं चलता, बस वो आ जाते हैं अचानक से। देशज कहने का मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कुछ मुहावरे होते हैं या फिर कुछ भी शब्द किसी के मुंह से कुछ निकल गया तो वो रूढ़ हो गया, उसके लिए ही कि ये शब्द अब ये इसके लिए ही प्रयुक्त हो रहा है तो अब यही माना जाएगा। लेकिन वो विदेशों से नहीं आए, अपने ही देश में, अपने ही आसपास के लोगों से जो बातचीत करते हैं तो उनके मुख से कभी कभी कोई चीजें निकल जाती हैं और वो उसी अर्थ में वो रूढ़ हो जाती हैं। उसी अर्थ में आगे के पीढ़ी उसको उसी वही अर्थ वहन करते 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 आगे चली जाती है। तो उसको फिर कुछ समय बाद उसको देशज शब्दों की श्रेणी में रख दिया जाता है। तो बहुत सारे देशज शब्द हैं, जैसे कि चिड़िया, कटोरी, उसके बाद हो गया कटोरी के बाद कटरा, और भी देशज शब्द बहुत सारे हैं जिसमें हो गया खिड़की, कलाई, फुनगी, खिड़की,
कलाई, फुनगी। तो ये सभी देशज शब्दों की श्रेणी में आएंगे। अर्थात देशज शब्द वे होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का कहीं कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आए हैं। वो अपने ही देश के रहते हैं, अपने किसी बोली किसी विशेष क्षेत्रों में बोली जाने वाली कोई बोली होती है, उसमें से कोई भी एक इंसान, कोई भी बहुत ही उसका क्या बोलते, महान व्यक्तित्व वाले इंसान ने अपने मुख से कोई भी बातें निकाल दी, कुछ भी कोई शब्द निकाल दिया, तो वो उसी अर्थ में वो रूढ़ हो गया। तो जैसे किसी ने भी ऐसे बोल दिया चिड़िया, तो चिड़िया कहीं विदेशी शब्द नहीं है, ना ही संस्कृत है, ना ही हिंदी है, ना ही विदेशों से आई है। ये देशज शब्द ही, अपने देश की ही भाषा है ये देशज। उसी प्रकार कटोरी है, कटोरी भी ना तत्सम है ना तद्भव है, बस अपने ही क्या कहते हैं देश के लोगों ने कभी कुछ उनके मुख से निकल गया होगा कटोरी, तो वो उसी अर्थ में रूढ़ हो गया कि कटोरी हम इस प्रकार का जो बर्तन बना रहता है, गोलाकार का, जो नीचे थोड़ा स्पेस होता है, जगह होता है, उसमें कोई चीज रख देंगे तो वो चाहे लिक्विड हो चाहे कोई सॉलिड हो, उसमें रख देंगे तो आसानी से उसी तरह रहेगा उस बर्तन में, तो उसको कटोरी का नाम दे दिया गया। उसी प्रकार कटरा हो गया, कटरा भी किसी ने अपने मुख से निकाल दिया होगा कि कटरा, तो वो उसी अर्थ में रूढ़ हो गया कि अब कटरा। तो कटरा भी विदेशों से नहीं आया है शब्द, ये भी अपने देश का ही शब्द है। तो जो अपने देश का शब्द है उसको हम देशज बोलते हैं। अज का अर्थ होता है उत्पन्न और देश का अर्थ होता है देश। तो अपने ही क्या कहते हैं देश से जो भी उत्पन्न होता है, मतलब जिस देश में हम लोग रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, तो उसी के अंदर ही ये शब्द निकले हुए हैं, किसी न किसी मुख से निकले हुए हैं और ये इसी अर्थ में आज रूढ़ हो गए हैं। तो वही शब्द देशज कहलाते हैं। देश मतलब अपने ही देश से पैदा हुए शब्द, वे देशज कहलाते हैं। उसी प्रकार खिड़की है, कलाई हो गया, फुनगी हो गया, तो ये सभी देशज शब्दों की श्रेणी में आएंगे। क्लियर आपको? तत्सम, तद्भव और देशज। उसके बाद हम देखते हैं विदेशज शब्दों को। विदेशज जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, विदेशज, विदेशज शब्द। विदेशज शब्द कौन कौन से होते हैं? विदेशज, विदेशज वे शब्द होते हैं जो विदेशों से आए हैं, सीधे हिंदी में प्रवेश कर गए हैं। विदेशों से अर्थात पुर्तगाल से, फ्रांस और अंग्रेजों का जो है ब्रिटेन से, या फिर कहीं विदेशों से, अर्थात अपने देश को छोड़कर किसी भी अन्य देश से जो भी शब्द हमारे हिंदी में सम्मिलित हुए हैं, हमारे भाषा में सम्मिलित हुए हैं, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। अर्थात विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। विदेशी भाषाओं से, विदेशी भाषा बहुत सारी हैं, उनसे जो भी शब्द हिंदी में आ गए हैं सीधे, उन्हें हम इसकी श्रेणी में रखेंगे विदेशी शब्दों के। सो पुर्तगाली हो गया, फ्रांसीसी हो गया, जर्मन हो गया, अंग्रेज हो गया, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उनसे शब्द सीधे हिंदी में आ गए तो वो विदेशी शब्दों की श्रेणी में रखेंगे आएंगे। बहुत ही सिंपल है ये चारों टॉपिक जो है, बहुत ही सिंपल है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर ये 4 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ देगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति अर्थात उत्पत्ति, मतलब उत्पन्न होना। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका आंसर होगा कि 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो हम विदेशज का उदाहरण देखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। अफसोस, अफसोस, आबरू, अदा,
अदा, आईना, ट्रेन, चीनी, उसके बाद सुई, नहीं सुई, हाँ सुई नहीं, सुई मैं कंफर्म नहीं हूं इसलिए मैं नहीं बता सकती सुई को, लेकिन किशमिश। तो ये सभी शब्द जो है विदेशों से आए हुए हैं, अर्थात अपने देश से नहीं आए हैं, विदेशों से अर्थात अन्य देशों से आए हैं। सो चीनी हो गया, किशमिश हो गया, अफसोस, आबरू, अदा, आईना और ट्रेन जो विदेशों से आए हैं तो विदेशज हो गए। अब हम अगली वीडियो में जब हम बनाएंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से शब्द पुर्तगाल से आए हुए हैं, कौन कौन से शब्द फ्रांस से आए हुए हैं, कौन कौन से शब्द अंग्रेजी शब्द है, तो ये शब्द देखेंगे। तो फिलहाल आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तत्सम पढ़ा है। जो शब्द सीधे संस्कृत से आ गए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, तद्भाव अर्थात उससे उत्पन्न हुए हैं। जो हिंदी के शब्द होते हैं वे सभी तद्भाव होते हैं। जो अपने ही देश से उत्पन्न हुए हैं जो शब्द, उसको देशज बोलते हैं। और जो शब्द विदेशों से उत्पन्न हुए हैं, मतलब बहुत सारे विदेशी लैंग्वेज हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं जो अपने देश की नहीं है, तो वो वहां से सीधे विदेशों के जो विदेशी शब्द सीधे हिंदी में आ गए हैं, तो उसे हम विदेशज शब्दों की श्रेणी में रखेंगे। तो क्वेश्चन बस आ जाता है कि कहीं से भी कोई भी पूछ देता है कि किशमिश कहाँ की मतलब किस श्रेणी की ये भाषा है, तो विदेशज है। उसके बाद ये पूछ देगा कि क्या किशमिश कौन सा शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। उसके बाद होगा कि अफसोस किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का ये भी शब्द है। ट्रेन किस भाषा का शब्द है, ट्रेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है ट्रेन। आईना भी फारसी भाषा का शब्द है, अदा भी फारसी भाषा का शब्द है, आबरू भी फारसी भाषा, यहाँ तक कि किशमिश भी फारसी भाषा का शब्द है। चाय जो है, चाय आया था एक एग्जाम में, चाय किस भाषा का शब्द है। आज का क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी आपको, आप इसका कमेंट में लिखिए कि चाय किस भाषा का शब्द है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगी कि पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन है, फारसी भाषा के शब्द कौन है और अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन है। तो मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख के दीजिएगा कि चाय किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो आज आप लोगों को ये सब समझ में आया, चारों टॉपिक। अब हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।